बाय विक्की में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबेल आधारित कहानियाँ पेश करते हैं। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीत की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। अध्याय 236 खूनी कृपाण। अनुवादक विक्की का उपन्यास। छोटे से शहर के अंदर का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे सीधे नरक का नजारा हो। दर्जनों भ्रष्ट रास्ते के अनुयायी लगातार मासूम आम लोगों को मार रहे थे। उनके हाथों में जो हथियार थे वे खून से सने हुए थे, लेकिन खून टपका नहीं, बल्कि खून उनके हथियारों में समा गया और तेजी से गायब हो गया। खून सोखने के बाद वे हथियार बहुत ही डरावनी हवा छोड़ते थे, जैसे वे खून के प्यासे शैतान हो जिन्हें कुछ स्वादिष्ट सूंघ लिया हो। उन हथियारों से एक लालची इच्छा महसूस की जा सकती थी। इसके अलावा जब भी उन भ्रष्ट रास्ते के चेलों में से कोई किसी आम आदमी को मारता, तो खूनी धुंध की एक परत उनके शरीर में भी समा जाती थी। वह खून किसी नशे जैसा था, जिससे वे और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे और उनकी आंखें खून की प्यासी रोशनी से भर जाती थीं। इस शहर में सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा लोग थे। ज्यादा साधक नहीं थे। सैनिक भी सिर्फ क्यूई कंडेंसेशन दायरे में थे। वह साधना का बेस इंटेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन शिष्यों के सामने कुछ भी नहीं था। उनमें विरोध करने की जरा भी काबिलियत नहीं थी। करप्ट पाथ के चेले पागलों की तरह उन आम लोगों को मार रहे थे जो पागलों की तरह भाग रहे थे। लेकिन बहुत कम लोग ही शहर से भागने में कामयाब हो पाए। ज्यादातर लोग शहर में फंस गए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सिर लगातार हवा में उड़ रहे थे, खून हर जगह फैला हुआ था और वे बस बेबस होकर चीख पुकार और रो रहे थे। उनकी नजर में ये करप्ट रास्ते के चेले पक्के शैतान थे जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। बड़े लोग अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थे, उनकी नजर ढक रहे थे। वे भी अपने सामने वह बुरा नजारा नहीं देख पा रहे थे और बस मौत का इंतजार कर रहे थे। हवा में दुख की आवाजें और करप्ट पाथ के चेलों की डरावनी हंसी गूंज रही थी। वे सभी इस तरह की फीलिंग में खुश थे। कुछ बाहर निकलने के रास्ते रोकने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने हथियार लहराने शुरू कर दिए, इस एहसास का मजा लेते हुए। निराशा और डर के उन भावों ने उन्हें जोश से भर दिया। तुम शैतानों, मैं तुमको गिरा दूंगा। सिर्फ 7 या 8 साल का एक बच्चा अचानक एक छोटी लकड़ी की तलवार लेकर बाहर आ गया। वह लकड़ी की तलवार बहुत ही भद्दी थी। यह साफ तौर पर बच्चों का खिलौना था। लेकिन वह बच्चा गुस्से में उस छोटी लकड़ी की तलवार के साथ एक भ्रष्ट रास्ते के शिष्य पर आगे बढ़ा। छोटा हुजी, यहाँ वापस आओ। जैसे ही वह बच्चा बाहर निकला, एक औरत जोर से चिल्लाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बच्चा पहले ही उस शिष्य के पास पहुंच चुका था। वह शिष्य शरारत से हंसा। उसके हाथ में तलवार थी जो बेरहमी से उस बच्चे की गर्दन पर वार कर दी। उसे सबसे ज्यादा हवा में उड़ते हुए किसी इंसान का सिर देखना पसंद था। उन चेहरों के एक्सप्रेशन उसे बहुत पसंद आते थे। खून के छींटे पड़े, जिससे उस बच्चे का पूरा शरीर लाल हो गया। खून की बदबू से उल्टी जैसा लग रहा था। लेकिन वह बच्चा डरा नहीं और उस लकड़ी की तलवार लेकर आगे बढ़ता रहा और उस भ्रष्ट शिष्य पर वार करता रहा। सबको यह देखकर हैरानी हुई कि लकड़ी की तलवार उसके शरीर को छूने से पहले ही वह 2 टुकड़ों में बंट गया। जब दोनों हिस्से अलग हुए तो लोगों ने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में खून से रंगी तलवार थी। उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसके बाल हवा में नाच रहे थे, जो बिल्कुल किसी आसमानी देवता जैसा लग रहा था। रोहन सिंह ने उस भ्रष्ट शिष्य को काटने के बाद उस जिद्दी बच्चे को देखा।
यह अपने बचपन को देखने जैसा था, जो लकड़ी की तलवार से खेलता था। अच्छा बच्चा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जरूर एक कमाल के इंसान बनोगे। एक हाथ से उसने बच्चे को उसकी मां की तरफ फेंक दिया और तुरंत दूसरे भ्रष्ट शिष्य पर हमला कर दिया। उन सबको मार दो। रोहन सिंह की दहाड़ से 9 आकाश हिल गए और उनकी कृपाण पहले ही एक और भ्रष्ट शिष्य पर आ चुकी थी। वह अभी जो कृपाण इस्तेमाल कर रहा था, वह कैंग मिंग ने उसके लिए नहीं बनाई थी, बल्कि सीनियर अप्रेंटिस भाई वान ने उसे उधार दी थी। कैंग मिंग ने जो कृपाण बनाई थी, वह बहुत भारी थी और वह अपनी दिव्य अंगूठी बुलाए बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करना बहुत थकाने वाला था। जब तक उसे बहुत ताकतवर दुश्मन न मिलें, वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जहां तक उसके सामने मौजूद इन चेलों की बात है, तो वे साफ तौर पर उस कृपाण को निकालने के लायक नहीं थे। तन्वी शर्मा और बाकी सभी मैजिकल बीस्ट्स से कूद गए, अपने हथियार निकाले और करप्ट चेलों पर हमला कर दिया। नर्वस हों, लेकिन इन बेगुनाहों की लाशें देखकर वे तुरंत अपना सारा डर भूल गए। उनमें गुस्सा और जान लेने का इरादा उमड़ पड़ा। ठंडी हवा का वार। तन्वी शर्मा ने फुल पावर अटैक से शुरुआत की। उसके सामने जो करप्ट डिसाइपल था, वह सिर्फ एक बाहरी डिसाइपल था। हालांकि वह भी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में था, लेकिन उसके पास किसी कोर डिसाइपल के फुल पावर अटैक को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह तुरंत एक बड़े विंड ब्लेड से टुकड़ों में कट गया, उसका खून आसमान में भर गया। अगर यह नॉर्मल समय होता, तो तन्वी शर्मा को वह सीन देखकर जरूर अजीब लगता। लेकिन आज ऐसा नहीं था। उस करप्ट चेले के टूटे हुए मांस और खून को आसमान में देखकर तन्वी शर्मा को बहुत ज्यादा खुशी हुई। जैसे ही वह दोबारा हमला करने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि बाकी दर्जनों करप्ट चेले पहले ही मारे जा चुके थे। जादुई जानवरों पर चढ़ो, हम जा रहे हैं, रोहन सिंह चिल्लाया। वह सीधे उड़ने वाले घोड़ों में से एक पर कूद गया और बाकी भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब रोहन सिंह नीचे कूदा और जब तक उन्होंने उन्हें मारना खत्म नहीं किया, तब तक बस कुछ ही सांसें बीती थीं। वे भ्रष्ट चेले एक झटके में मारे गए थे। लड़ाई खत्म होने से पहले मठ के दूसरे शिष्यों को हमला करने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन मुख्य शिष्यों को लड़ते देखकर उनका खून खौल रहा था। तो भ्रष्ट रास्ते के अनुयायी उतने ज्यादा नहीं हैं। सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। रोहन सिंह और उनके साथियों ने उन सभी करप्ट चेलों को एक झटके में मार डाला। रोहन सिंह के आगे मैजिकल बीस्ट से 1 दर्जन लोग कूद गए, उसे फिर से उड़ाया। वे लोग आम लोगों को दिलासा देते और उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाते। वे दर्जन भर लोग वही थे जो मठ के आखिरी शिष्य ट्रायल में फेल हो गए थे। उन्होंने असल में वर्कर के तौर पर वहीं रहने का फैसला किया था और वे इन लड़ाइयों के बाद के हालात से निपटने के इंचार्ज थे। यह लड़ाई सिर्फ 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होगी। सबकी सुरक्षा के लिए उन्हें पीछे हटना जरूरी था। रोहन सिंह ने गंभीरता से मैप को देखा। वह तो बस एक छोटा सा स्क्वाड था। हमारे पास उनके बारे में कोई खबर भी नहीं थी, मतलब वे रिपोर्ट करने लायक नहीं थे। दूसरे शब्दों में, इस बार भ्रष्ट रास्ते का हमला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर है। तो लापरवाह मत बनो। यह मत सोचो कि बड़े बुजुर्ग और कानून लागू करने वाले तुम्हें किसी भी खतरे से बचाएंगे। रोहन सिंह तुम्हारा मतलब है? रोहन सिंह ने सिर हिलाया। इस रिकॉर्ड के अनुसार नेक और करप्ट रास्तों के एक्सपर्ट इन लड़ाइयों के दौरान दूर से देखेंगे। जब तक पूरी तरह खत्म होने का खतरा न हो, उनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर वे दखल देते भी हैं, तो दूसरी तरफ भी उन्हें रोकने के लिए आगे आएगी।
दोनों पार्टियां पहले ही अनगिनत सालों से लड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ को खत्म नहीं कर पाई हैं। इसका मतलब है कि ताकत के मामले में दोनों तरफ काफी बराबर हैं। लगता है इस बार करप्ट पाथ ने पहले से भी ज्यादा चेले ला दिए हैं, जिससे हम पर और भी ज्यादा प्रेशर आ गया है। यह मत सोचो कि एल्डर्स तुम्हें मुश्किल समय में बचा पाएंगे। अगर बड़े लोग दखल देने की कोशिश करेंगे तो करप्ट रास्ते के एक्सपर्ट भी दखल देंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। आखिर में आप फिर भी अकेले रह जाएंगे। इस बात से सब लोग हिल गए थे। उन सबने सोचा था कि इस ट्रायल के दौरान एल्डर्स उनकी रक्षा के लिए वहां होंगे, लेकिन अब उन सबको एहसास हो गया था कि रोहन सिंह शायद सही था। उस समय कोई भी एल्डर उनकी मदद नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ तुम लोगों को ही पता होना चाहिए, बेहतर है। दूसरे शिष्यों को यह मत जानने देना, रोहन सिंह ने सलाह दी। ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, काश आपने हमें भी नहीं बताया होता। शायद हमारे लिए भी न जानना बेहतर होता। रोहन सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर तुम इतना सा प्रेशर भी नहीं झेल सकते तो एक्सपर्ट कैसे बनोगे? जिंदगी और मौत के बीच की लाइन पर चलते हुए तुम शांत दिल कैसे रख पाओगे? खांसी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। करण यादव अजीब तरह से हंसा। रोहन सिंह सबकी तरफ मुड़ा। क्योंकि आप सबने अपने स्क्वाड के लीडर बनने का फैसला किया है, इसलिए आपको यह प्रेशर झेलना होगा, और इसलिए आपको यह जानना था। आपके सभी भाई आप पर भरोसा करते हैं। यह एक तरह का जिंदगी और मौत का भरोसा है। उस भरोसे को बचाने के लिए अगर आपको मरना भी पड़े तो सबके सामने मरना होगा। हे, डरने की क्या बात है? मैं गुयांग बहुत समय से यह अनुभव करना चाहता था कि करप्ट पाथ कितना मजबूत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मजबूत हैं, जब तक वे रोहन सिंह जितने अजीब तरह से मजबूत न हो। गुयांग बहादुरी से हंसे और उनके आखिरी शब्दों से सभी लोग भी हंस पड़े। मठ के सभी शिष्यों में से केवल रोहन सिंह ही गुयांग को दबा सकते थे। वाइल्ड टेक्निकली शिष्य नहीं था क्योंकि उसका गुरु उसी पीढ़ी का था जिसमें सेक्ट लीडर था। इसके अलावा वह आदमी सिर्फ मैजिकल बीस्ट पर सो रहा था। पिछली लड़ाई के दौरान भी वह अभी तक नहीं उठा था। वे एक बार फिर एक छोटे से शहर के ऊपर से उड़े, लेकिन उस नज़ारे ने सबका दिल बैठा दिया। इस इलाके के सभी छोटे शहर खून से रंग गए थे, जमीन लाशों से ढकी हुई थी। ये जानवर, मैं सच में इन्हें काटकर मार डालना चाहता हूँ, एक मुख्य शिष्य ने दांत पीसते हुए कहा। उन मासूम आम लोगों की लाशें देखकर उनमें से किसी को भी यह एहसास अच्छा नहीं लगा। अब आप सबने देख लिया है कि करप्ट रास्ते के चेले कितने वहशी हैं। आप सबने देखा है कि उनका एकमात्र विश्वास भयानक मारकाट में है। एक बार जब हम फिर से लड़ना शुरू करेंगे तो आप में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन इस बार अपना दिमाग शांत रखना और अभी की तरह ऐसा मत करना, रोहन सिंह ने कहा। हालांकि उन्हें कुचलकर पेस्ट बनाना अच्छा है, लेकिन फिर हम अपने पॉइंट्स नहीं बना पाएंगे। आखिर हमें अपने पॉइंट्स के बदले उनके सिर तो चाहिए ही। पहले तो सब गुस्से में थे, उन्हें उन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब जब रोहन सिंह ने वो बात कही तो उन्हें सच में बहुत दुख हुआ। एक भ्रष्ट बाहरी शिष्य भी 5000 पॉइंट्स के लायक था। अभी जो शिष्य थे वे हजारों पॉइंट्स के थे, लेकिन वे ऐसे ही बर्बाद हो गए। उड़ते हुए उन्हें अचानक मारकाट की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने हजारों सैनिकों की एक सेना को भ्रष्ट चेलों के खिलाफ लड़ते देखा, जो पागलों की तरह उन्हें घेरे हुए थे। वहां पहाड़ों पर लाशों का ढेर लगा हुआ था।
लेकिन जब उनके साथी सैनिक मरते रहे तो उनकी जगह लेने के लिए और लोग आए और उन भ्रष्ट चेलों का विरोध करने की पूरी कोशिश की। सब लोग लड़ो। उन आम योद्धाओं को देखकर जो एक के बाद एक अपने गिरे हुए साथियों की जगह लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, रोहन सिंह को अपने पिता की याद आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। रोहन सिंह का ऑर्डर मानकर सब लोग मैजिकल बीस्ट से कूदकर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी अपनी टीमें बनाईं और कोर डिसाइपल उन्हें लीड कर रहे थे। फिर रोहन सिंह को आगे रखकर वे सब करप्ट डिसाइपल पर टूट पड़े। अध्याय 237 आत्मा पर हमला। अनुवादक विक्की का उपन्यास। ज्वांटियन मठ मदद के लिए आया है। भ्रष्ट रास्ते के खलनायक मरेंगे। रोहन सिंह की दहाड़ बिजली की तरह गूंजी, जिससे जमीन हिल गई और सैकड़ों मील तक फैल गई। असल में उसे वह स्टाइल पसंद नहीं था। वह अपने दुश्मनों को तब तक खत्म करना पसंद करता था जब तक इन्हें पता भी न चले कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी यह एक अफरातफरी वाला युद्ध का मैदान था और उन सैनिकों को पता होना चाहिए था कि वे मदद के लिए आ रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए था ताकि वे दोस्त और दुश्मन में फर्क न कर पाएं। रोहन सिंह अभी आगे बढ़ा ही था कि एक भ्रष्ट चेला बाहर आया और उसका रास्ता रोक लिया। रोहन सिंह की साधना का आधार रक्त संघनन के शिखर पर था। यह देखकर वह शरारत से हंसा, जी जी जी। लेकिन उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। रोहन सिंह ने अचानक स्पीड बढ़ा दी, आगे बढ़कर उसका सिर काट दिया। जी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बात सुनने का समय किसके पास है जी? रोहन सिंह ने उस सिर को, जो अभी भी अविश्वास के भाव में बंद था, अपनी स्पेशल रिंग में रख लिया। ऐसा लग रहा था कि ऐसे बेवकूफ कहीं भी मिल सकते हैं। उस भ्रष्ट शिष्य को रोहन सिंह के साधना बेस ने धोखा दिया था। मरने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। सब पीछे हट जाओ, यह हम पर छोड़ दो। वे योद्धा अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और मर रहे थे। वे बस भ्रष्ट चेलों के लेवल के नहीं थे और तेजी से मारे जा रहे थे। रोहन सिंह के चिल्लाने पर भी वह फिर से आगे बढ़ा। एक दुष्ट भ्रष्ट चेला भी रोहन सिंह की तरफ बढ़ा। उसने रोहन सिंह पर तलवार तान दी, धर्म के रास्ते से आए बेवकूफ, सुनो, मैं हूं। वह अपनी आधी बात ही कह पाया था कि रोहन सिंह की कृपाण उस पर आ गिरी, जिससे उसे ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया था। उसने रोहन सिंह को पिछले भ्रष्ट चेले को मारते नहीं देखा था और वह उसका नाम लेकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रोहन सिंह की कृपाण बहुत तेजी से चली और उसे तुरंत ठंड लगने लगी। उसे मौत का तेज एहसास हुआ और उसने जल्दी से रोक दिया। उसकी तलवार आधी कट गई, जबकि रोहन सिंह की कृपाण बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, सीधे उसकी गर्दन पर लगी। उसका सिर हवा में उड़ गया। मुझे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो, रोहन सिंह ने रूखेपन से कहा। वह पहले ही फिर से आगे बढ़ चुका था। 2 बार देरी होने के बाद तन्वी शर्मा और वे पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन वे रोहन सिंह का प्लान सुन रहे थे और वे झुंड में आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय रोहन सिंह एक तीर का सिरा बन गया था जिसका वे लड़ाई में पीछा कर रहे थे। लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि वे भ्रष्ट शिष्य ज्यादा घबराए नहीं, जबकि मठ के शिष्यों की संख्या उनसे दोगुनी थी। उन योद्धाओं को नजरअंदाज करते हुए वे उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे एक बहुत ही कमजोर आदमी था जो लगभग सूखी हुई मम्मी जैसा लग रहा था। उस आदमी की आवाज रेत जैसी थी जब उसने कहा, इन नेक रास्ते पर चलने वाले चेलों को जितना चाहो मार डालो। वे आसान फायदा हैं, उनका खून, उनका मांस और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी हमारे लिए खजाना हैं।
उन सबको मेरे लिए मार डालो। वे सभी भ्रष्ट चेले बुरी तरह हंसने लगे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे लग रहे थे। हर कोई गुस्से में था, खासकर मुख्य शिष्य। उनकी आंखों से आग निकलने वाली थी। वे सभी जीनियस थे और उनमें बहुत टैलेंट था। रोहन सिंह के अलावा और कौन था जिस पर वे ध्यान दें? भ्रष्ट चेलों के इस ग्रुप द्वारा आसान मुनाफा समझा जाना पूरी तरह से बेइज्जती थी। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ रोहन सिंह का चेहरा शांत था और कोई इमोशन नहीं था। वह बस आगे की ओर बढ़ा, उसकी तलवार बाहर निकल आई। बिदाई हवा कट। एक बहुत बड़ा सेबर क्यू ड्रैगन की पूंछ की तरह निकला और अपने आगे चल रहे लोगों को बुरी तरह काटता हुआ निकल गया। ब्लड कंडेंसेशन के 13वें हेवन स्टेज पर पहुंचने के बाद रोहन सिंह की न सिर्फ फिजिकल ताकत बढ़ गई थी, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल क्यूई भी अपने पीक पर कंडेंस हो गई थी। उस एक सेबर के वार ने जमीन हिला दी और यह पहले से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रोहन सिंह ने जो कृपाण क्यूई, सेबर क्यूआई निकाली, वह अब कोई सिंपल क्यूई नहीं थी, बल्कि असल में सॉलिड एनर्जी थी, तन्वी शर्मा की हवा की ब्लेड जैसी। जब सेबर क्यूई निकली तो हवा में खून और मांस भर गया। 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्ट शिष्य थे जो टुकड़ों में कट गए। हवा में खून की गंध भर गई। उस गंध से उसका अपना खून भी उत्तेजित हो गया और तेजी से बहने लगा। उसका मारने का इरादा और भी गहरा हो गया। उसकी दूसरी कृपाण हवा में घुस गई। और भी ज्यादा भ्रष्ट चेलों का खून हवा में भर गया। मारना। रोहन सिंह के शुरुआती हमले तो बस शुरुआत थे। तन्वी शर्मा, गुयांग और दूसरे मुख्य शिष्य आए और पागलों की तरह हमला करने लगे। भ्रष्ट शिष्य हैरान रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मठ में इतने सारे मुख्य शिष्य होंगे। उन्हें तुरंत हटाया जाने लगा। रोहन सिंह और वे लोग कैसे आसानी से फायदा कमा लेते थे। वे तो बाघों से भी ज्यादा खूंखार थे। उन्हें ही आसानी से फायदा पहुंचाया गया। अचानक एक भ्रष्ट शिष्य ने अपना मुंह खोला और ऐसी जानवरों जैसी चीख मारी कि सबके कान चाकू की तरह चुभ गए। सबके मन में एक दर्द सा महसूस हुआ। वे कुछ देर के लिए बेहोश हो गए, जैसे किसी सपने में फंस गए हों। आत्मा पर हमला। रोहन सिंह चौंक गया। उस तरह का हमला बहुत अजीब था और बाहरी ताकतें उसे रोक नहीं सकती थीं। उसे सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही रोका जा सकता था। और हर इंसान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर इंसान में अलग अलग होती है। यह जरूरी नहीं है कि जिस इंसान का कल्टीवेशन बेस ज्यादा हो, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत हो। रोहन सिंह, तन्वी शर्मा और अदिति के पास बहुत ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। वे उस तरह के सोल अटैक को असल में इग्नोर कर सकते थे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। गुयांग के पास खास तौर पर बहुत कम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। वह तुरंत बेजान हो गया। एक करप्ट चेले ने उसे लगभग काट ही डाला था। खुशकिस्मती से विक्रम राव ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे मारने के लिए बिजली का बोल्ट भेजा। लेकिन अभी भी बहुत से लोग सपनों की दुनिया में फंसे हुए थे। लेकिन जो लोग आगे बढ़े थे, वे सभी कोर शिष्य थे। उनके पीछे के आम शिष्य भी इसमें फंस गए थे, लेकिन उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि यह खास सोल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था और इसका असर सिर्फ एक पल के लिए ही होगा। अगर वे पहले ही लड़ना शुरू कर देते तो वह पल 10 बार में किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन जाता। लेकिन करप्ट चेले कोर चेलों के रौब से बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और उन्हें रोक नहीं पाए थे। इसीलिए उन्होंने यह सोल अटैक सही समय पर करने के बजाय अभी किया था। एक जरूरी मौके पर इस तरह का सोल अटैक बहुत डरावना था।
उनके सैकड़ों चेले इससे बच नहीं पाते और मर जाते। इस सोल अटैक से प्रभावित होकर उनका अटैक तुरंत धीमा हो गया। उनकी तेज रफ्तार कम हो गई। वाइल्ड, मृत व्यक्ति के बैनर वाले उस व्यक्ति को मार डालो। रोहन सिंह जानते थे कि वाइल्ड असल में आत्मा के हमलों से इम्यून था। उसने उस कमजोर आदमी की ओर इशारा किया जो आत्मा को आकर्षित करने वाला बैनर पकड़े हुए था। वह जानता था कि अगर वह इसे आत्मा को आकर्षित करने वाला बैनर कहेगा तो वाइल्ड शायद समझ नहीं पाएगा, और इसलिए उसने इसे मृत व्यक्ति का झंडा कहा। भाई लॉन्ग, क्या मैं अपना हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं? वाइल्ड पूरे समय रोहन सिंह का पीछा कर रहा था, उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। तुम कर सकते हो, उसे कुचल कर मार डालो। अच्छा। वाइल्ड दहाड़ा और अपना नुकीला डंडा लहराते हुए आगे बढ़ा। तुम सब मर जाओ। वाइल्ड एक विशालकाय की तरह लग रहा था जब वह आगे बढ़ा। सबने देखा कि वह कितना डरावना था। वह असल में इंसानों का मीट ग्राइंडर था। उसका बड़ा नुकीला डंडा जिस चीज को छूता उसे तुरंत चकनाचूर कर देता, चाहे वह हथियार हो या इंसान का शरीर। आगे क्लोज रेंज फाइटर्स, पीछे लॉन्ग रेंज फाइटर्स। एक दूसरे को कवर करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, रोहन सिंह चिल्लाया। अब जब उसे पता चल गया था कि इस दुश्मन के पास ऐसी अजीब टेक्निक है, तो वे जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें उन पर लगातार और पक्का वार करना था। अभी अभी 10 से ज्यादा शिष्य घायल हो गए थे। खुशकिस्मती से वे जानलेवा चोटें नहीं थीं। घायल लोग पहले ही हीलिंग हॉल के शिष्यों से ठीक होने के लिए चले गए थे। गांव में हुई पिछली लड़ाई को लड़ाई भी नहीं माना जा सकता था। यह असली शुरुआत थी। रोहन सिंह को माहौल को कंट्रोल करना था और वह लगातार हौसला बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहा था। अगर इस पहली लड़ाई में ही बहुत सारे लोग मारे गए या घायल हो गए तो उनकी पूरी सेना के हौसले को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जहां तक उन भ्रष्ट शिष्यों की बात है तो साफ है कि उनके पास लड़ने के लिए कोई ग्रुप नहीं था। वे सब अपने लिए लड़ रहे थे। मठ के शिष्यों के लगातार हमलों में उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था और कभी कभी उनमें से कोई एक मर भी जाता था। उनके लिए सबसे डरावनी चीज वाइल्ड था। वह सीधे उनके बीच से निकल गया था और कोई भी उसे रोक नहीं पाया था। उसका नुकीला डंडा हवा में सीटी बजाता और हर बार जिस पर भी लगता वह मर जाता। पलक झपकते ही वह उस कमजोर आदमी के पास पहुंच गया जिसके हाथ में रूह को लुभाने वाला बैनर था। रोहन सिंह ने देखा था कि हालांकि वह तेज चीख वाला सोल अटैक कई लोगों ने निकाला था, लेकिन इस कमजोर आदमी का सोल अटैक सबसे ज्यादा जोरदार था। अगर वे उसे मार पाते तो सबके लिए सब कुछ ज्यादा सुरक्षित हो जाता। उस कमजोर आदमी ने जब वाइल्ड को अपनी तरफ आते देखा तो ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी आ गई। यह उसके ग्रुप की एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसे बेविचिंग सोल आइज कहते थे। जिस किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे कमजोर होती और जिसे वह देखता वह तुरंत भ्रम की दुनिया में खिंच जाता और कोई भी उसे आसानी से मार सकता था। इसके अलावा उसके हाथ में आत्मा को आकर्षित करने वाला बैनर उसकी मदद कर रहा था। इसने मारे गए लोगों का सारा गुस्सा सोख लिया। कोई इंसान जितना मजबूत होता है, मरने के बाद उसके मन में उतना ही गुस्सा रहता है। और अगर उसे बेरहमी से मारा गया हो तो वह गुस्सा और भी ज्यादा होता है। उनके लिए कत्लेआम एक तरह की खेती थी और इसीलिए वे इन नेक शिष्यों को देखकर सच में उत्साहित थे। उन्होंने अपने बड़ों और सीनियर शिष्यों से सुना था कि सही रास्ते के शिष्य कायरतापूर्ण कमजोर लोग थे जो उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे।
लेकिन अब जब उनका सामना उनसे हो गया था तो उन्हें पता चला कि वे बिल्कुल भी आसान शिकार नहीं थे, बल्कि पक्के राक्षस थे। वो उन्हें बेरहमी से कुचल रहे थे। वह कमजोर आदमी यह देखकर हैरान था कि वाइल्ड कितना ताकतवर दिख रहा था, लेकिन साथ ही वह खुश भी था। एक बार जब वह वाइल्ड को मार देगा तो उसकी उस जबरदस्त नाराजगी से उसका कल्टीवेशन बेस तेजी से बढ़ जाएगा, और फिर जब उसका कल्टीवेशन बेस बढ़ जाएगा तो उसकी सीक्रेट टेक्निक और भी मजबूत हो जाएगी। फिर वह और भी एक्सपर्ट्स को मार सकता है। उसकी आंखों से खून के रंग की रोशनी चमकी। उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पीक पर पहुंचाया और अनदेखे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एक किरण वाइल्ड पर पड़ी। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि वाइल्ड ने बस अपना बड़ा सा डंडा उठाया और उस पर दे मारा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझे घूरते रहो। मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। वाइल्ड दहाड़ा। उसका बड़ा नुकीला डंडा उस कमजोर आदमी पर जोर से गिरा। उस भयानक ताकत से हवा में धमाका हो गया। वह कमजोर आदमी बहुत डर गया था। उसकी सोल 8 उसका सबसे ताकतवर अटैक था और उसी लेवल के लोगों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन वाइल्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वह डंडा पहाड़ की तरह नीचे गिरा तो जगह हिल गई। उस भयानक दबाव ने उस कमजोर आदमी को बताया कि यह कोई वहम नहीं था, और वह जल्दी से पीछे गिर गया। वह एक करप्ट कोर डिसाइपल था जिसका कल्टीवेशन बेस बहुत पावरफुल था। उसके अजीब फुटवर्क की वजह से वह बहुत ही अजीब तरीके से भाग निकला। कोई नहीं देख पाया कि उसने यह कैसे किया। उस हमले से बचने के बाद उसने अपना सोल अट्रैक्टिंग बैनर हटा दिया। क्योंकि वाइल्ड के खिलाफ सोल अटैक बेकार थे, इसलिए वह सिर्फ एक अलग मूव इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही वह नया हथियार निकालने वाला था, अचानक जमीन हिल गई। उस कमजोर आदमी को उम्मीद नहीं थी कि भले ही वह पहले ही बच गया था, वाइल्ड का हमला फिर भी जमीन पर ही हुआ। कल्टीवेटर पक्का ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, वे हमला करते समय हमेशा थोड़ी एनर्जी रिजर्व में रखते थे। अगर वे चूक जाते तो उनके पास अटैक बदलने की पावर होती। लेकिन वाइल्ड बिल्कुल भी कल्टीवेटर की तरह काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया था और उसका क्लब जमीन पर गिर गया था। वह वार बहुत खतरनाक था। जमीन धंस गई और भयानक ताकत से आसपास के लोग हवा में उड़ गए, जिसमें वह मुख्य शिष्य भी शामिल था। दूर के मठ के शिष्य भी हिलने से लड़खड़ा गए और लड़खड़ा गए, लगभग जमीन पर गिर गए। जो भ्रष्ट शिष्य पास थे वे लड़खड़ा रहे थे और हवा में उड़ रहे थे। वह कमजोर आदमी डर गया। उसके लिए इतनी ताकत को रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन जैसे ही वह सदमे में था, वाइल्ड पहले ही बाहर आ गया था। मुझे घूरना बंद करो। हैरानी की बात है कि इतने जोरदार स्ट्राइक के बाद वाइल्ड को जरा भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका स्पाइक वाला क्लब एक बार फिर जोरदार तरीके से बाहर निकला। धरती के हिलने से उन पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। वह नुकीला डंडा सीटी बजाता हुआ ऊपर आ रहा था। वह कमजोर आदमी अभी भी हवा में था और वह बच नहीं पा रहा था। वह बुरी तरह डर गया था। उसने जल्दी से एक बड़ी ढाल निकाली और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी, जिससे उसकी सुरक्षा की हदें पार हो गईं। वह काली धुंध उसके चारों ओर एक दीवार बन गई। वह खून के रंग के रूंस से ढकी हुई थी। जब वे रूंस दिखाई दिए तो उससे एक दुख भरा गुस्सा निकला जिससे लोगों के दिल कांप उठे। रक्तऋण कवच। कमजोर आदमी ने अभी अपना डिफेंस सेट करना ही खत्म किया था कि वाइल्ड का क्लब नीचे गिर गया।
वह बड़ी शील्ड बर्फ के एक कमजोर टुकड़े जैसी थी जो टुकड़ों में बिखर रही थी। असल में वह क्लब के छूने से पहले ही चारों ओर हवा के जोर से टूट गई। फिर जब उसकी नुकीली छड़ी उसकी काली धुंध से बने बैरियर पर गिरी तो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि वह तुरंत टूट गया। न सिर्फ उसका बैरियर टूट गया बल्कि उसके अंदर का कमजोर आदमी भी वाइल्ड के डंडे से कुचल गया और उसका खून हवा में भर गया। बहुत बढ़िया। वाइल्ड को एक ही हमले में एक भ्रष्ट कोर शिष्य को हराते देख गुयांग और वे दोनों उत्साहित हो गए। दूसरी तरफ रोहन सिंह को थोड़ा दर्द हो रहा था। उसका पहला ख्याल यही था कि 2 लाख पॉइंट्स ऐसे ही खत्म हो गए। पूरी ताकत से हमला करो। अभी भी 3 और खास चेले हैं। जो भी उन्हें चाहता है वह जल्दी करे, इससे पहले कि दूसरे उन्हें ले जाएं। बाकी सब बस डटकर लड़ते रहो, रोहन सिंह ने आदेश दिया। वाइल्ड भेड़ों के झुंड में भेड़िए जैसा था। उसने भ्रष्ट चेलों के बीच अफरातफरी मचा दी, उन्हें चारों तरफ से मार डाला। भ्रष्ट चेलों की बनावट पहले से ही बिखरी हुई थी, इसलिए अब वे पूरी तरह से गड़बड़ में थे। अगर रोहन सिंह को उनके अजीब सोल अटैक का शक नहीं होता तो उसने पहले ही उन सबको काट डालने का ऑर्डर दे दिया होता। शुरू से ही उसने देखा था कि 4 शक्तिशाली मुख्य शिष्य थे। अब जब वाइल्ड ने एक को मार दिया था तो केवल 3 ही बचे थे। विक्रम राव, जाओ और गुयांग पर नजर रखो, रोहन सिंह ने धीरे से कहा। विक्रम राव ने अभी अभी एक भ्रष्ट शिष्य को अपने थंडर फोर्स भाले से मारा था। वह जानता था कि गुयांग की आत्मा की सुरक्षा ही उसकी जानलेवा कमजोरी थी। वह जल्दी से गुयांग के पास गया। दोनों पार्टियां जमकर लड़ रही थीं, लेकिन जुआंटियन मठ के शिष्यों का हौसला बहुत ज्यादा था और अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उससे आधे समय में ही ज्यादातर भ्रष्ट शिष्य मारे गए। उनमें से 300 से भी कम बचे थे। आगे की टुकड़ियों को वापस आराम करने के लिए ले आओ। पीछे की टुकड़ियां आगे बढ़ो, एक स्क्वाड में 5 लोग। उन्हें मार डालो। जीत की उम्मीद देखते हुए रोहन सिंह ने पीछे वाले चेलों को आगे बढ़ाया। आगे वाले चेले सबसे ताकतवर थे जबकि पीछे वाले कमजोर थे। दूसरे शब्दों में, जब वे लगातार फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे तो सिर्फ टॉप चेले ही लड़ रहे थे। पीछे वालों को अभी मौका मिलना बाकी था। अब जब वे पूरी तरह से सुपीरियर थे तो उसे उन कमजोर चेलों को लड़ाई का अनुभव कराने की जरूरत थी। नहीं तो एलीट और मजबूत हो जाएंगे जबकि कमजोर बहुत दूर फेंक दिए जाएंगे। इस तरह का नतीजा उनकी कुल लड़ाई की ताकत के लिए फायदेमंद नहीं था। कमांडर के तौर पर रोहन सिंह का मुख्य काम इन चेलों की पूरी मिलिट्री ताकत बढ़ाना था। इस ट्रायल के दौरान वह ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वह खुद जाकर लड़ना पसंद करेगा और जितना चाहे भ्रष्ट चेलों को मार डालेगा। बदकिस्मती से अब वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हर एक इंसान का ध्यान रखने के साथ साथ पूरे युद्ध के मैदान पर भी ध्यान देना था। उसकी कृपाण अभी भी हवा में नाच रही थी, लगातार भ्रष्ट चेलों को काट रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरे युद्ध के मैदान पर था। तन्वी शर्मा ने अपने चारों ओर हवा के ब्लेड बुला लिए थे और खून के रंग की लंबी तलवार से एक भ्रष्ट कोर शिष्य के खिलाफ लड़ रही थी। रोहन सिंह ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था। वह गुस्से में चिल्लाया, तन्वी तुम क्या कर रही हो? यह एक लड़ाई है, कोई कंपटीशन नहीं। तन्वी शर्मा को लड़ाई का एकमात्र अनुभव मठ के गुट के मुकाबले से मिला था जो सिर्फ झंडों के लिए एक मुकाबला था। उसे पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। अपनी ताकत के बावजूद वह अभी भी उस भ्रष्ट मुख्य शिष्य से दब रही थी और बार-बार खतरनाक पलों में पड़ रही थी।
इससे रोहन सिंह पूरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने सच में अपने पिछले शब्द बर्बाद कर दिए थे। तन्वी शर्मा 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 का दिल कांप उठा। रोहन सिंह बहुत कम गुस्सा होता था। और तो और, वह कभी उस पर गुस्सा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वह देख सकती थी कि वह सच में गुस्से में था। उसे याद आया कि उसने उन्हें पहले क्या बताया था, और वह शर्म से लाल हो गई। वह अब और नहीं रुकी, और उसका ऑरा पूरी तरह से बाहर निकल आया। उसके हाथों में हवा के ब्लेड तेजी से उसके विरोधी पर वार करने लगे। अदिति तन्वी शर्मा 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 से कहीं बेहतर कर रही थी। उसकी बर्फ की धारें हवा में नाच रही थीं। ठंडी हवा उसके करप्टकोर शिष्य को बार बार पीछे धकेल रही थी। उसे मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गुयांग के पूरे शरीर पर रुंस जल रहे थे। वह बार बार दहाड़ रहा था। उसकी मुट्ठियां हवा में लहरा रही थीं। उसका भ्रष्ट मुख्य शिष्य पहले से ही खून की उल्टी कर रहा था। गुयांग की ताकत का तो कहना ही क्या। विक्रम राव लगातार उन आम भ्रष्ट चेलों को मार रहा था और गुयांग पर लगातार नजर रख रहा था। आखिर में 1 दर्जन भ्रष्ट शिष्य थे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मठ के इन शिष्यों द्वारा मारे जाने से जो भेड़ियों और बाघों जैसे लग रहे थे, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी और वे दूर उड़ने लगे। यह अब लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफा नरसंहार था। जब वे दूसरों का नरसंहार कर रहे थे, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके लिए यह दिन आएगा। तुम भागना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? रोहन सिंह के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। की तरह चीखने लगे क्योंकि उन्हें तीर लगे थे। सब लोग हैरान होकर उस आदमी को देखने लगे जिसके कंधे पर एक बहुत बड़ी सिलिंड्रिकल चीज थी। यह 3 मीटर से ज्यादा लंबी और 1 फुट डायमीटर की थी। इस पर कई पतले छेद थे जो साफ तौर पर वहीं से निकल गए थे जहां से वे तीर निकले थे। हे बॉस, मैं आखिरकार दिखाने में कामयाब हो गया। जब रोहन सिंह को देश निकाला मिलने वाला था, तो उन्होंने रवि कुमार को चेतावनी दी थी। उनका टैलेंट बहुत साधारण था और उन्हें खुद को और मजबूत बनाने के लिए कोई अलग तरीका सोचना होगा। रवि कुमार ने खुद को अलग थलग कर लिया था और आइडिया के लिए दिमाग खपाया था। सच में उनमें कोई एक भी मजबूत बात नहीं थी। उनकी काबिलियत बस आम थी और उनकी स्पिरिचुअल ताकत में भी कमी थी। उनके पुरखों में कभी कोई बहुत कमाल की हस्ती नहीं आई थी और उनके पास भरोसा करने के लिए कोई पुरखों का खून नहीं था। लेकिन फिर एक दिन वह मैकेनिज्म और फोर्जिंग आर्ट्स पर उनके कुछ इंट्रोडक्शन देखने के लिए जुआंटियन पैवेलियन गए थे और उनकी आंखें चमक उठीं। उसे इस तरह की अजीब और चालाकी भरी चीजें बहुत पसंद थीं। उसने तुरंत तन्वी शर्मा 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 से उन किताबों को खरीदने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स उधार मांगे। एक कहावत है कि हर इंसान का अपना रास्ता होता है। जैसे ही रवि कुमार ने उन किताबों को खोला, वह तुरंत दीवाने हो गए और हर दिन अपनी अमर गुफा में पढ़ाई करने लगे। एक आम रैपिड फायर क्रॉसबो में ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन रवि कुमार ने इस क्रॉसबो के स्प्रिंग मैकेनिज्म को बेहतर बनाया था, जिससे यह आम क्रॉसबो से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन रोहन सिंह भी यह देखकर हैरान था कि रवि कुमार सच में चालाक था। उसने तीरों में भी बदलाव किए थे। तीर के सिरे यिन और यांग सल्फर पत्थरों से भरे हुए थे। हर तीर के सिरे पर हर तरह का एक नाखून के आकार का पत्थर था। जैसे ही उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ा, तीर के सिरे के अंदर के 2 पत्थर टकराकर फट गए। बेशक सल्फर पत्थरों का इतना छोटा धमाका सिर्फ 3 इंच से कम की रेंज में होगा और पावर भी इतनी ज्यादा नहीं थी। शरीर के बाहर से क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर भी नहीं मरेगा।
लेकिन उन तीरों को तभी रुकावट का सामना करना पड़ता था जब वे लगते थे, दूसरे शब्दों में जब वे किसी व्यक्ति के शरीर को भेदते थे। अगर ये सल्फर पत्थर शरीर के अंदर फट जाते तो वे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के लिए भी जानलेवा खतरा बन जाते थे। जो दर्जन भर भ्रष्ट चेले भाग गए थे वे तुरंत मारे गए, जिससे सब हैरान रह गए। रोहन सिंह थोड़ा मुस्कुराया। उस छोटे से लड़के में सच में अपना टैलेंट था। दिखावा? मुझे कुछ भी कमाल का क्यों नहीं दिख रहा? रवि कुमार हंसे और उन्होंने इस बात से कुछ नहीं लिया। यह देखकर कि वहां और भी लोग थे, उन्होंने जल्दी से और तीर चलाए। उसके 7 या 8 और भ्रष्ट शिष्यों को मार डाला गया, उनका मांस फट गया। हालांकि कुछ तीर अपने टारगेट पर नहीं लगे, बल्कि जमीन से टकराते ही फट गए। यह थोड़ा बेकार है, रोहन सिंह ने अपना सिर हिलाया। हर बार वह एक साथ 40 से 50 तीर छोड़ता था। जो चूक जाते थे वे सब बेकार हो जाते थे। हे कोई बात नहीं, मैंने सारा सामान पहले ही तैयार कर लिया है और मैं कभी भी और बना सकता हूं। अभी तो बस शुरुआती टेस्टिंग है, बाद में मैं उन्हें मॉडिफाई करूंगा और भी मजबूत बनाऊंगा। मैं एक ऐसा फोर्जिंग मास्टर बनूंगा जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसे कोई हरा न सके, रवि कुमार ने गर्व से कहा। अभी तो यह लड़ाई में उनके साथ उनका पहला टेस्ट था। इस बार सफलता मिलने के बाद उन्हें अब इस बात की भी परवाह नहीं रही कि उनके पास मजबूत कल्टीवेशन बेस नहीं है। उन खास चेलों के अलावा और कितने लोग ऐसा कर पाए जैसा उसने किया था और एक ही हमले में 1 दर्जन करप्ट चेलों को मार डाला था। उसके पास और भी आइडिया थे जिन्हें उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया था। इस बार की सफलता ने उसे कॉन्फिडेंस से भर दिया। उसने अपने लिए एक नया शानदार भविष्य देखा। 10,000 ठंडी हवा। अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी और आसमान में अनगिनत हवा के ब्लेड बन गए, जिससे जगह कट गई। खून बिखरा हुआ था। खून हवा में फैल गया। हवा में भरी हवा की धारें गायब हो गईं। तन्वी शर्मा का सामना कर रहा भ्रष्ट चेला गिर पड़ा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। विजय। जब तक यह आखिरी कोर शिष्य मारा गया तब तक युद्ध के मैदान में कोई भी करप्ट शिष्य नहीं बचा था। यह पूरी जीत थी। सिर्फ 1 दर्जन शिष्य घायल हुए थे और हीलिंग हॉल ने उन सभी चोटों को जल्दी ठीक कर दिया। वे चोटें गंभीर नहीं थीं और वे पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुके थे। इस लड़ाई से सबका कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ा। करप्ट पाथ के चेले इतने मजबूत नहीं थे। रोहन सिंह, मैं जीत गई। तन्वी शर्मा उत्साह से रोहन सिंह के पास गईं। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय वह डरावना उदास था। सबने तुरंत यह देख लिया और उनकी खुशी अचानक रुक गई। उन्हें नहीं पता था कि रोहन सिंह को किस बात से गुस्सा आया था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें शुरू से ही ताकत का बहुत बड़ा फर्क था। क्या आपको लगता है कि जीत पर घमंड करना चाहिए? रोहन सिंह ने उन्हें गुस्से से देखा। हालांकि उनके पास भी करीब 1,000 लोग थे, लेकिन उनके सिर्फ 4 मुख्य शिष्य थे। लेकिन हमारे पास कितने थे? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी जीत पर घमंड करना सही है? देखो तुम कैसे लड़ रहे थे। तुम असल में बस खेल रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई खेल है? रोहन यादव, एक तलवारबाज के तौर पर क्या तुम खुद को बहुत महान समझते हो? जब तुम अपने से कमजोर लोगों से टकराते हो तो तुम हमला करने से कतराते हो। क्या आपको लगता है कि भीड़ में हमला करने और मजबूत लोगों को मारने के लिए आपके पीछे आने वालों को अनदेखा करना यह दिखाएगा कि आप कितने मजबूत हैं? और बाकी कोर शिष्यों के लिए, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बेजोड़ हो? क्या तुम सब बेवकूफ हो? रोहन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था और वह सब पर चिल्ला रहा था, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम एक टीम हैं।
हीरो बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और लाइमलाइट में आना नहीं जानता? अगर हम सच में टीम वर्क की ताकत चाहते हैं तो आप सभी को यह समझना होगा कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब है। क्या मेरी पिछली बातें अनसुनी हो गईं? आप मूल शिष्यों, इस समय आप जिन दुश्मनों का सामना कर रहे थे वे आपको कमजोर लग सकते हैं, लेकिन आपके पीछे के शिष्यों के लिए वे एक घातक खतरा हैं। वे आपकी पीठ बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन आप उन्हें क्या मानते हैं? तोप का चारा। औजार। मुख्य शिष्यों के चेहरे गिल्ट से लाल हो गए। वे सच में अभी की लड़ाई में खुद को खो चुके थे। सिचुएशन पर कंट्रोल करने के बाद वे अपने पीछे के शिष्यों की परवाह किए बिना जितना हो सके उतना मारने निकल पड़े। एक वजह तो उनका उत्साह था, लेकिन दूसरी वजह उनका अपना घमंड था। दूसरे मुख्य शिष्यों को यह दिखाते हुए देखकर कि वे कितने शक्तिशाली हैं, वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने फॉर्मेशन बनाए रखा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा, वे रोहन सिंह की तैनाती के बारे में सब कुछ भूलकर अपने लिए लड़ने लगे। कई मुख्य शिष्यों ने अपना सिर झुका लिया। रोहन सिंह ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे अपने पूर्वजों के निशानों को जगाना चाहते हैं तो उनके दिल में कुछ कीमती होना चाहिए। लेकिन अभी वे पूरी तरह से भूल गए थे कि उसने क्या कहा था। उनके दिल बस खुद को संभाले हुए थे। जब रोहन सिंह उन्हें डांट रहा था तो वे शर्म से जमीन की ओर देख रहे थे। और तुम, तन्वी शर्मा शर्मा शर्मा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम उस लड़ाई में पूरी जान लगा देती तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ 10 से ज्यादा बार लड़ पाता? रोहन सिंह का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। तन्वी शर्मा 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 अकड़ गई। यह पहली बार था जब रोहन सिंह उस पर गुस्सा हुआ था, जिससे उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ है। मैं तन्वी शर्मा 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 बहस करने वाली थी, लेकिन वह इतनी जोर से रो रही थी कि कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने अपने होंठ काट लिए, बोल नहीं पा रही थी। तन्वी शर्मा 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 को ऐसे देखकर किंग यू का दिल दुखा और उसने रोहन सिंह को देखा, लेकिन रोहन सिंह ने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही न हो। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो वह 7 बार से ज्यादा नहीं टिक पाता। लेकिन तुमने उसे मारने से पहले लगभग 50 वार किए। क्या तुम ऐसी कामयाबी से उत्साहित हो? क्या तुम जानते हो, इस तरह से काम करने से पूरा ग्रुप खतरे में पड़ जाएगा। अगर उस भ्रष्ट चेले के पास कोई एक बार की खतरनाक टेक्निक या खजाना होता तो शायद तुम अपनी जान बचाकर भाग जाते, लेकिन तुम अपने पीछे वालों को मार देते। क्या तुम समझे? मैंने कितनी बार कहा है कि यह कोई कंपटीशन नहीं है। मकसद हमेशा अपने अपोनेंट्स को मारना होता है। आपको उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारने के लिए कम से कम मूव्स इस्तेमाल करने होते हैं। और तुम दोनों, अदिति, गुयांग, तुम अभी भी उतने बेरहम नहीं हो। तुम्हारे पास अपने विरोधियों को मारने के कई मौके थे, लेकिन तुमने खतरा उठाने की हिम्मत नहीं की और उन कीमती मौकों को बर्बाद कर दिया। जब दो बराबर के दुश्मन लड़ते हैं तो जो ज्यादा बहादुर होता है वह जीत जाता है। अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो साधना छोड़ दो। सही और गलत रास्तों के बीच की लड़ाई में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? क्या तुम दूसरों के लिए सान का पत्थर बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं करण वर्मा को क्यों मार पाया, जिसका कल्टीवेशन बेस ज्यादा था और जो मुझसे ज्यादा ताकतवर था? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत की, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। तुम मौत से जितना ज्यादा डरोगे, मरने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए वो मर गया जबकि मैं अभी जिंदा हूं, यहाँ खड़ा होकर तुम्हें डांट रहा हूं। आज तुम सबने मुझे सच में निराश किया है।
अगर तुम अगली बार भी ऐसा ही करोगे तो तुम सब चले जाओगे। मैं अपने 2 भाइयों के साथ उन्हें मारने निकल जाऊंगा। इससे मैं तुम्हें देखकर इतना गुस्सा नहीं होऊंगा। इस बार डांटने के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। यहाँ आते समय उन्होंने यह सब बहुत साफ साफ समझाया था। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वे सब कुछ भूल गए। कोई भी गुस्सा हो जाता। सबसे ज्यादा निराश करने वाली तन्वी शर्मा थीं। उनके पास बहुत ताकत थी, लेकिन वह खुद को उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थीं। वह सच में यह बात समझ नहीं पा रहे थे। रोहन सिंह, मैं गलत थी। गुस्सा मत हो, मैं समझती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तन्वी शर्मा रोते हुए हकलाने लगी। उसे एहसास हो गया था कि रोहन सिंह का ज्यादातर गुस्सा उसकी परफॉर्मेंस की वजह से था। शुरुआत में उन्होंने ही रोहन सिंह से सबको लीड करने की रिक्वेस्ट की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके इंचार्ज बनने से सभी ज्यादा खुश होंगे। आज उसका व्यवहार उसकी अपनी इच्छा के बिल्कुल विपरीत था। उसने रोहन सिंह के भरोसे को बहुत चोट पहुंचाई थी। उसकी अपनी मुश्किलें थीं। हालांकि वह ताकतवर थी, लेकिन वह एक ऐसी औरत थी जिसने जिंदगी और मौत की लड़ाइयों का ज्यादा अनुभव नहीं किया था। उसके लिए अपनी लड़ने की स्टाइल को इतनी अचानक बदलना बहुत मुश्किल था। बस अपने स्टेशन पर लौट जाओ। शायद तुम्हें दर्द का असली मतलब तभी समझ आएगा जब तुम्हारे पीछे वाले गिरेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ाई का मकसद क्या है। रोहन सिंह ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तन्वी शर्मा ने होंठ काटे और अपने सैनिकों के पास लौट गईं। वे सब एकदम चुप थे। जो आम सैनिक किस्मत से बच गए थे, वे भी इस भारी माहौल में जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रोहन सिंह ने आह भरते हुए कहा, किसी चीज को संजोकर रखना सीखने से पहले उसे खोने का इंतजार मत करो। दर्द क्या होता है, यह जानने से पहले कुछ खोने का इंतजार मत करो। किसी चीज को बचाने का मतलब क्या होता है, यह समझने से पहले कुछ खोने का इंतजार मत करो। मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। सही और गलत रास्तों के बीच इस लड़ाई में अगर हम में से आधे भी जिंदा बच गए तो यह स्वर्ग का आशीर्वाद माना जाएगा। अगर तुम अभी भी बड़े नहीं हुए तो शायद तुम्हारे लिए आने वाली लड़ाइयों में मर जाना बेहतर होगा। कम से कम तब तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात समझे बिना बच गए तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। अभी अपना बेस्ट करो ताकि कोई पछतावा न रहे। बड़े भाई रोहन सिंह, चिंता मत करो, हम यह गलती सिर्फ एक बार करेंगे, दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं होगी। वे सभी खास शिष्य चिल्लाए। रोहन सिंह ने उन्हें पहले ही पूरे दिल से जीत लिया था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह ताकतवर था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसका विजन और समझदारी उनसे कहीं ज्यादा थी। रोहन सिंह ने सिर हिलाया। अब जब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं तो हम उड़ने वाले जादुई जानवरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मेरा अंदाजा सही है तो एल्डर्स और सीनियर अप्रेंटिस भाइयों को पहले से ही करप्ट रास्ते के एक्सपर्ट्स ने कंट्रोल में रखा हुआ है। अभी हम सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। ये तो बस करप्ट रास्ते के आगे बढ़ने वाले सैनिक हैं। इनमें से और भी बहुत से लोग होंगे जो और भी ज्यादा ताकतवर होकर आगे बढ़ेंगे। हमारा मठ युद्ध के मैदानों के बहुत पास था। इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। नेगेटिव बात यह है कि दूसरे धर्म के रास्ते के शिष्य जो हमारी मदद करने वाले थे, वे अभी भी रास्ते में हैं।
लेकिन एक अच्छी बात भी है। अभी हमारे साथ कोई सिर पर लड़ाई नहीं कर रहा है। आप लोगों को समझना चाहिए। रोहन सिंह को आखिरकार शांत होते और मुस्कुराते हुए देखकर सबका उत्साह एक बार फिर बढ़ गया। तुम में से कुछ लोग आओ और उन सिरों को काट दो जो अभी भी सही सलामत हैं। वे सभी फ्री पॉइंट्स हैं। अचानक रोहन सिंह वाइल्ड की ओर मुड़ा। वाइल्ड, क्या तुम थोड़ा और ध्यान नहीं दे सकते और थोड़ा नरम नहीं हो सकते? तुम्हारे क्लब के सिर्फ एक वार से 2 लाख पॉइंट गायब हो गए। यह सुनकर सभी को दुख हुआ। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह मुझे घूर रहा था। वाइल्ड ने अपना क्लब घुमाया और बहुत सही तरीके से बोला। ठीक है, आगे से अपनी ताकत पर ज्यादा ध्यान देना। और अगर हमें कोई ताकतवर मिले तो बस उसके शरीर के निचले हिस्से को कुचल देना और उसका सिर सही सलामत छोड़ देना। रोहन सिंह बस बेबसी से आह भर सका। हालांकि वह जानता था कि वाइड की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे समझाना न समझाने से तो बेहतर था। क्या यहाँ आसपास कोई शहर है? रोहन सिंह ने उन रेगुलर सैनिकों से पूछा। महाराज को रिपोर्ट करते हुए 400 मील दक्षिण में नानली शहर है। वह शहर हमारे शहर से 10 गुना बड़ा है। हमें नहीं पता कि उस पर हमला हुआ है या नहीं, उनमें से एक ने आदर से बताया। रोहन सिंह ने सिर हिलाया और उन्हें थम्स अप किया। अपने शहर के आम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान देना, आप सभी सच्चे योद्धा हैं। रोहन सिंह सबको दक्षिण की ओर ले गया। मठ के दूसरे लोग जल्दी से उन लोगों को वापस ले जाने के लिए चले गए, इसलिए उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनका काम उन भ्रष्ट चेलों को मारना था जो उनके इलाके में हमला करने वाले एडवांस स्क्वाड का हिस्सा थे। उन्हें आम लोगों की मौत की गिनती को जितना हो सके कम करना था। ये एडवांस स्क्वाड बहुत नफरत भरे हो सकते हैं, लेकिन असल में वे करप्ट रास्ते के मेन चेले नहीं थे। वे सिर्फ कुछ सेकंडरेट ताकतों से आए थे। मैन आर्मी अभी भी उनके पीछे थी। ये एडवांस स्क्वाड बस फ्रंटलाइन के ज्यादा करीब थे। हमला करने का ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले मारना शुरू किया। वे आम लोगों पर छोड़े गए भेड़ियों के झुंड की तरह थे। उन्होंने उनके हथियारों और जोश को शांत करने के लिए, साथ ही उनकी खेती के तरीकों में तरक्की करने के लिए उन्हें पागलों की तरह मार डाला। आम लोगों की आत्माएं नेक रास्ते के चेलों जितनी ताकतवर नहीं थीं, लेकिन अगर क्वालिटी की कमी होती तो वे संख्या के मामले में उसे पूरा कर लेते थे। ये शुरुआती भ्रष्ट चेले जुआंटियन मठ से कमजोर ताकतों से आए थे। जब असली लड़ाई शुरू हुई तो शायद वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, और इसलिए वे पीछे हटने से पहले अपनी जगह का फायदा उठाकर जल्दी से कुछ फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो जगह चुनी है वह जुआंटियन मठ के इतने पास होगी। वे अभी पहुंचे ही थे कि रोहन सिंह और उनके साथियों ने उन्हें आमने सामने पकड़ लिया। क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए और तबाह हो गए। जैसे ही रोहन सिंह सबको दक्षिण की ओर ले गया, उन्हें अचानक दूर एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। शहर के गेट के सामने 1000 से ज्यादा भ्रष्ट चेले गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। वे शहर के गेट में घुसने से सिर्फ 1 दर्जन मील दूर थे। बकवास, भ्रष्ट शिष्य शहर में प्रवेश करने वाले हैं। सब लोग परेशान थे। अगर वे शहर में घुसे तो कई सैनिक और आम लोग मारे जाएंगे। वे सबने अपने कदम तेज कर दिए, इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं। लेकिन अचानक रोहन सिंह की पुतलियां सिकुड़ गईं। शहर के गेट के ऊपर एक हुड और चोगा पहने आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे का सिर्फ निचला आधा हिस्सा ही दिख रहा था।
जब उसने देखा कि वे भ्रष्ट शिष्य शहर पहुंचने वाले हैं, तो उसके हाथों में एक पुराना और कई रंगों वाला धनुष दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ ने धनुष की डोरी को हल्के से खींचा। धनुष पर एक सुनहरा तीर दिखाई दिया। बादल तोड़ने वाला तीर। एक ठंडी और गंभीर चीख सुनाई दी। हालांकि वह आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सैकड़ों मील दूर से भी हर कोई उसे किसी तरह सुन सकता था। रोशनी का एक सुनहरा तीर भ्रष्ट शिष्यों की ओर बढ़ा। अध्याय 240 मोनियान। रोशनी का एक सुनहरा तीर निकला। ऐसा लगा जैसे वह स्पेस को चीरता हुआ निकल गया हो, और एक टूटते तारे की तरह वह करप्ट चेलों की तरफ तेजी से बढ़ा। शुरुआत में लाइटेरो सिर्फ एक रेगुलर तीर के साइज का था, लेकिन जैसे जैसे वह उड़ता गया, वह बड़ा होता गया और उसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया। उसकी वजह से पूरा आसमान और धरती हिल गई। जब तक तीर भ्रष्ट शिष्यों से 10 मील दूर था, तब तक वह 30 मीटर से ज्यादा चौड़ा हो गया था। बूम! आसमान हिल गया और जमीन कांप उठी। हर तरफ डरावनी एनर्जी फैल गई। जमीन में एक बहुत बड़ी खाई खोद दी गई थी। नीचे का हिस्सा देखना नामुमकिन था। उस लाइट एवर से जो भी लगा, सब फट गए। आसमान खून से भर गया। 1000 करप्ट चेलों में से आधे से ज्यादा उस एक तीर से मारे गए थे। जो किस्मत से बच गए थे, वे तीर के झटके से ही हिल गए थे। हवा में उछलते हुए उन्हें खून की उल्टी हो रही थी। उस एक तीर की ताकत ने आसमान और धरती को हिला दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी कि वह अपने आप ही गुलाम बन गया। कितना कितना डरावना! सिद्धार्थ राव और उनके साथी एकदम हैरान रह गए। वहां 1000 से ज्यादा भ्रष्ट शिष्य थे। यह संख्या यहां मठ के शिष्यों की संख्या से ज्यादा नहीं थी। कम से कम 8 मुख्य शिष्य भी थे, लेकिन उस एक हमले में वे सभी 8 शामिल थे। यह असल में किसी अलौकिक शक्ति की क्षमता थी। उन 8 मुख्य शिष्यों में से सिर्फ एक ने तेजी से रिएक्ट किया और उसे रोकने के लिए एक अजीब पगोड़ा शील्ड निकाली। लेकिन उस हमले के बाद वह पगोड़ा शील्ड तुरंत फट गई। बाकी सभी मुख्य शिष्य मर चुके थे। आम शिष्यों में से सिर्फ 400 ही किस्मत से बच पाए थे, क्योंकि वे तीर की रेंज में नहीं थे। लेकिन फिर भी उनमें से आधे से ज्यादा बुरी तरह घायल थे। उन सबने बेरहम और भयानक सीन देखे थे, लेकिन इतना भयानक कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रोहन सिंह का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह इस बात से हैरान नहीं था कि वह तीर कितना शक्तिशाली था। वह इसलिए हैरान था क्योंकि उस तीर में इच्छा शक्ति थी। उसने पहली बार इच्छा शक्ति वाला हमला देखा था। वहां मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ रोहन सिंह ही यह महसूस कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोहन सिंह के हमलों में भी इच्छा शक्ति थी। उन दोनों की इच्छाएं पूरी तरह एक जैसी नहीं थीं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जो एक जैसा था। उन दोनों की इच्छाओं में एक तरह का विश्वास था कि वे बेजोड़ हैं। उस इच्छा के सामने उन दुश्मनों का आत्मविश्वास एक भी वार नहीं झेल पाया था। वे मुख्य शिष्य उस इच्छा शक्ति से दबे हुए थे। उस इच्छा शक्ति के सामने वे निराश महसूस कर रहे थे, जैसे वे पूरी तरह से महत्वहीन थे और कोई असरदार विरोध नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वह इच्छा शक्ति उन्हें सिर्फ एक पल के लिए ही दबा सकती थी, लेकिन वह पल ही काफी था। दौड़ना। किसी को नहीं पता था कि भ्रष्ट शिष्यों में से किसने यह चिल्लाया था, लेकिन वे सब भागने लगे। हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। चलो उन्हें रोकते हैं। भ्रष्ट शिष्यों को हारते देख मठ के शिष्य निश्चित रूप से इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते थे।
कोई जरूरत नहीं, रोहन सिंह ने अपना सिर हिलाकर सबको रोक दिया। उसने उन्हें रोका ही था कि शहर के गेट पर खड़ा वह आदमी रूखेपन से मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना धनुष उठाया, उसका दाहिना हाथ धनुष की डोरी खींच रहा था। इस बार रोहन सिंह का सारा ध्यान अपनी हरकतों पर था और वह देख सकता था कि जैसे ही उसने डोरी पीछे खींची, उसके धनुष के ऊपर अनगिनत छोटे छोटे निशान हल्के से चमक उठे। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा समा गई और उसके धनुष पर एक तीर प्रकट हुआ। कितना शक्तिशाली हथियार है! यह असल में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोख सकता है। रोहन सिंह चौंक गया। उसने पहली बार ऐसे हथियार के बारे में सुना था। 1000 तीर। एक तीर चला, लेकिन रास्ते में वह 1000 रोशनी की किरणों में बंट गया। उनकी हैरान आंखों के सामने वे भ्रष्ट चेले उन रोशनी वाले तीरों से कट गए। सिर्फ वही मुख्य शिष्य जो बच गया था, अपनी मजबूत साधना के आधार से विरोध कर पाया। अपनी तलवार उठाकर आसमान में तलवार की आकृतियां दिखाई दीं, जो दर्जनों हल्के तीरों को काट रही थीं। लेकिन पिछले हमले और इस हमले से उसका शरीर पहले ही टूटने की कगार पर था। उस वार को रोकने की वजह से उसे खून की उल्टी हुई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन 2 हमलों के बाद उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वह बस भागने के बारे में सोच सकता था। बस कुछ ही सांसों में 1000 से ज्यादा भ्रष्ट चेले मर गए और सिर्फ यही एक बुरी तरह घायल मुख्य चेला अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उस आदमी ने जब उस मुख्य शिष्य को भागते देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने धनुष की डोरी खींच ली। एक हल्की आवाज आई, पता नहीं क्यों उस हल्की आवाज से सबके दिल कांप उठे। वह मुख्य शिष्य अचानक अकड़ गया, उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था। फिर उसने खून की उल्टी की। उस खून में उसके टूटे हुए अंगों के टुकड़े थे। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों में डर भर गया। धनुष की टंकार मात्र से भयभीत पक्षी। मठ के सभी शिष्यों ने उस बात के बारे में सोचा। उनके सामने का दृश्य बिल्कुल उस कहानी जैसा ही था। रोहन सिंह ने गहरी सांस ली। वह इंसान बहुत गहरा था। उसकी लड़ने की काबिलियत न सिर्फ बहुत ज्यादा थी, बल्कि उसकी समझदारी भी कमाल की थी। उन 2 हमलों ने उस कोर शिष्य का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया था। ऐसा करने के बाद सिर्फ एक सिंपल तीर जिसमें उसकी विल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, एक पावरफुल कोर शिष्य को मार सका। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस व्यक्ति की ताकत और समझदारी बहुत ज्यादा थी। उस व्यक्ति ने अपना धनुष रख दिया और अचानक रोहन सिंह की ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर रोहन सिंह से मिली, वह थोड़ा कांप गया। रोहन सिंह भी उसकी आंखों में देख रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उसे लगा कि उसका खून तेजी से बहने लगा है। उसके अंदर से लड़ाई का जबरदस्त इरादा उमड़ पड़ा, जिससे वह डर गया। उसने जल्दी से उस इरादे को दबा दिया। उसे सच में इस डरावने आदमी से लड़ने की इच्छा हुई थी। यह एक अजीब एहसास था। उस व्यक्ति पर भी रोहन सिंह का असर हुआ। उसका लबादा बिना हवा के लहरा रहा था। उसने जल्दी से अपनी आभा को दबा लिया। उसने अपना हुर पीछे किया और अपना सुंदर चेहरा दिखाया। उसकी नजरें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसकी तलवार जैसी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। लेकिन उसकी ठुड्डी थोड़ी चौड़ी थी, जिससे पता चल रहा था कि वह अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी भावना थी जिसे बताया नहीं जा सकता। अपना चेहरा दिखाने के बाद वह अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था, 45 डिग्री के एंगल से आसमान की ओर देख रहा था
उसका एक्सप्रेशन अकेला था जब उसने कहा, 10 साल तक मैं अपने धनुष के साथ घूमता रहा। मेरे तीरों से आसमान और धरती हिल रही थी। 9 आसमान, 10 जमीनें और पूरा ब्रह्मांड मेरे चारों ओर घूमेगा। सिर्फ मैं, मोनियान, ही शान से उठूंगा। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी और जिस लय में वह बोल रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह एक सच्चा एक्सपर्ट है, एक ऐसा एक्सपर्ट जो इतना ताकतवर था कि दुख हो रहा था। उसके एक्सप्रेशन और जमीन पर बिखरी लाशों को मिलाकर वह दुनिया की चोटी पर खड़े एक अकेले एक्सपर्ट जैसा लग रहा था। फिर वह व्यक्ति शहर की दीवार से कूद गया और दूर तक चलने लगा। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उसके हर कदम के साथ वह कई मील पार कर रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बस कॉन्फिडेंस और आराम से टहल रहा हो। एक पल में वह 50 मील दूर था और सबकी नजरों से ओझल हो गया। उस व्यक्ति के गायब होने के बाद शहर के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। सैनिकों की एक टुकड़ी हालात की जांच करने के लिए बाहर निकली। जब उन्होंने जमीन पर लाशें देखीं तो वे सब खुशी से चिल्लाने लगे। कितना रौबदार! लेकिन उसमें सच में रौबदार होने की काबिलियत है। वह बिल्कुल डरावना था। गुयांग अभी भी उस तरफ देख रहा था जहां वह आदमी गायब हो गया था। वह अभी भी पूरी तरह हैरान था। बस एक आदमी ने एक धनुष से 1000 से ज्यादा भ्रष्ट चेलों को खत्म कर दिया था। उन बहुत ज्यादा क्रूर और वहशी भ्रष्ट चेलों को उसने मुर्गियों की तरह आसानी से मार डाला। वह व्यक्ति रोहन सिंह कौन था? तन्वी शर्मा ने पूछा। उन सभी ने उसे जाने से ठीक पहले रोहन सिंह को देखते हुए देखा था। इसके अलावा उसने रोहन सिंह को देखने के बाद ही अपना चेहरा दिखाया था। उनमें से किसी को भी इसका कारण नहीं पता था। रोहन सिंह ने अपना सिर हिलाया। वह भी चौंक गया था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे उस व्यक्ति के साथ एक अपनापन महसूस हुआ। शायद उन दोनों में कुछ एक जैसा था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ। चाहे वह कोई भी हो, कम से कम वह दुश्मन तो नहीं है। रोहन सिंह ने अपने हैरानी को दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। बाकी सबने सिर हिलाया, मन ही मन खुश हो रहे थे। अगर इतना डरावना आदमी दुश्मन होता तो यह तो बहुत बुरा सपना होता। हमें तो यह भी नहीं पता कि वह किस संप्रदाय से है। उसका साधना आधार हमारे से बहुत अलग नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता बहुत डरावनी है। उस व्यक्ति ने हमला करते समय अपना कुछ ऑरा वापस छोड़ दिया था और उसे अभी भी शुरुआती टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में होना चाहिए। यह बाकी सबके कल्टीवेशन बेस के बराबर ही था, लेकिन उसकी ताकत सच में बहुत डरावनी थी, जिससे उनके दिल कांप रहे थे। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम में से कुछ लोग जाकर सही सलामत सिर ले आओ। उसकी वजह से हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, रोहन सिंह ने कहा। मुस्कुराते हुए कहा। सब कांप गए। क्या रोहन सिंह कह रहा था कि वह आदमी जिसने खुद को मोनियान कहा था, वह धर्म के रास्ते का शिष्य नहीं, बल्कि एक बदमाश योद्धा था? नहीं तो वह उन शिष्यों के सिर क्यों नहीं चाहता था? उन सिरों के बदले में बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते थे। वह ताकतवर और रहस्यमयी दोनों था। रोहन सिंह अपना खून गर्म होने से नहीं रोक पा रहा था। इसी दायरे में वह अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसके बराबर का हो। लेकिन जब उसने इस मोनियान बंदे को देखा तो उसका खून खौलने लगा था। उसके जैसे लोगों के होते हुए वह भविष्य में इतना अकेला नहीं होगा। युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ कर दिया गया। उन्हें 700 से ज्यादा सही सलामत सिर मिले और उनमें से 3 कोर शिष्य थे। बाकी सभी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कुछ लोग शहर में जांच करने भी गए थे,
लेकिन उन्हें बस इतना पता चला कि मो नियान कहीं से रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया था। जब वह आया था तो उसने सभी सैनिकों से कहा था कि वे गेट बंद कर दें और शहर न छोड़े। उसके बाद जो हुआ वह सबने देखा था। रोहन सिंह ने मैप को ध्यान से देखा। इस जगह को नानली सिटी कहा जाता था और यह वह इलाका था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। वे असल में आगे थे और उनका मुख्य काम सिर्फ इस जगह की रक्षा करना था। उन्हें यहाँ और मदद के लिए इंतजार करना होगा। तुम लोगों में से कुछ लोग शहर के सभी लोगों को यहाँ से निकलने में मदद करो। यहाँ अब थोड़ी देर के लिए जगह थी, इससे पहले कि और भ्रष्ट चेले हमला कर दें। उन्हें सभी आम लोगों को निकलने की जरूरत थी। एक बार और करप्ट चेले आ गए तो वे पूरे शहर को बचा नहीं पाएंगे। आम लोग तो पक्का मारे जाएंगे। और जब तक और मदद मिलती तब तक यह जगह जंग का मैदान बन चुकी होती। आम लोगों के लिए अभी यहाँ से चले जाना जरूरी था। जैसे ही आम लोग धीरे धीरे पीछे हटे, रोहन सिंह की कमर पर लगी जेड टाइल अचानक गर्म हो गई। वह जल्दी से उसे चेक करने गया, लेकिन जब उसने उस पर नई जानकारी पढ़ी तो उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया।